हो गया था, स्टेप्स सारे लिख लिए थे। चलो, ब्रीदिंग में दो पार्ट होते हैं, पहली बात तो समझ लो। यहाँ पे ब्रीदिंग में दो पार्ट होते हैं, एक इनहेलेशन होता है या इंस्पायरेशन समझ लो, और एक क्या होता है, एक्सपायरेशन। चलो ध्यान से समझो, एक बार इसको रिकैप करते हैं। जो हमारी पुरानी बातें थी, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसको एक बार रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि जब इंस्पिरेशन होता है उस टाइम पे, या इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन के लिए जो भी वॉल्यूम के अंदर और प्रेशर के अंदर चेंज होता है, वो चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है? पहली बात तो डायाफ्राम, दूसरी बात इंटरकोस्टल मसल। याद है ना, इंटरकोस्टल मसल कहाँ होते थे? रिब्स के बीच में, एक रिब को दूसरे रिब से जोड़ने वाले मसल्स क्या होते थे? इंटरकोस्टल मसल। तो इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम ये दोनों मिल के हमारे रिब केज का, यानी हमारे जो हमारा जो ब्रीदिंग चैम्बर है, या रिब के अंदर जो थोरेसिस चैम्बर है, उसका वॉल्यूम चेंज करते हैं, और उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही हमारे लंग्स का वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो चैम्बर का वॉल्यूम चेंज हुआ, लंग्स का वॉल्यूम चेंज हुआ, और उस वॉल्यूम के चेंज के अकॉर्डिंग ही हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर चेंज होता है। ठीक है, तो उसी प्रेशर चेंज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एयर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाता है। केसेस एक एक बार एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली बात तो हमको एक इक्वेशन हमेशा ध्यान में रखना है, ये चैप्टर या ये टॉपिक पढ़ते टाइम। प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। प्रेशर क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर इसको बढ़ाया तुमने तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, या फिर अगर तुमने इसको घटाया तो ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? तो सिंपल सा मतलब कि अगर मुझे प्रेशर, और एक चीज़ समझो, यहाँ अगर प्रेशर हाई है और यहाँ प्रेशर लो है, तो मटेरियल का मूवमेंट हाई टू लो की तरफ होगा। मटेरियल का मूवमेंट हाई टू लो की तरफ। तो ये दो बातें फिजिक्स की चीज़ें यहाँ पे याद रखोगे तो चीज़ें ज़्यादा इजी समझ में आएंगे। तो यानी कि अगर हमको एयर को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर लेके जाना है, तो हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अपना जो थोरेसिस चैम्बर या हमारा जो रिब केस का वॉल्यूम है उसको चेंज कर देंगे, उसके साथ लंग्स का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और एयर अंदर बाहर हो जाएगा। ध्यान से समझो, यहाँ पे करते क्या, इंस्पिरेशन के टाइम पे जो डायाफ्राम होता है वो क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। डायाफ्राम क्या हो जाता है? फ्लैट। ठीक है, तो डायाफ्राम फ्लैट हो गया। दूसरा चेंज क्या होता है? जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपने आप को वो और सिकुड़ लेता है। तो ये दोनों चेंजेस की वजह से क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। किसका? पहली बार वॉल्यूम बढ़ता है किसका? थोरेसिस चैम्बर का। किसका बढ़ता है? थोरेसिस चैम्बर का। थोरेसिस चैम्बर का। और इस चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से किसका वॉल्यूम बढ़ जाता है? लंग्स का। क्लियर? याद करो, मैंने बताया था एयर टाइट चैम्बर होता है थोरेसिस चैम्बर। क्या होता है? एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर का मतलब क्या होता है? एयर टाइट चैम्बर का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज उस चैम्बर के अंदर पैक है, उस चैम्बर के अंदर पैकिंग की वजह से अगर कहीं पे भी कोई भी वॉल्यूम चेंज करोगे तो उस चेंज का इफेक्ट पूरे के पूरे पार्ट में दिखेगा। ठीक है, अगर तुमने ऊपर से अगर अपने इस रिब को दबाया तो रिब चैम्बर, यानी जो हमारा थोरेसिस चैम्बर, ये वाला जो चैम्बर है रिब से बना हुआ अंदर का चैम्बर, ये अगर इसका वॉल्यूम घटेगा तो उसके अंदर प्रेजेंट लंग्स का भी वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। अगर इसका वॉल्यूम बढ़ा तो उसके अंदर प्रेजेंट लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो एयर टाइट वर्ड का यही मतलब होता है। तो सिंपली तुमने क्या किया, अब देखो ध्यान से, ऐसे प्रेजेंट था कुछ फिगर, में ऐसे रफ फिगर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट था ये, और ये यहाँ पे हमारा डायफ्राम प्रेजेंट था। ये इंटरकोस्टल मसल ऊपर का हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ पे इसने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये जो रिब है ये ऊपर की तरफ, यानी ऐसे ऊपर की तरफ, और बाहर की तरफ आउटवर्ड। इसने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो अपवर्ड एंड आउटवर्ड क्या होगा? ये उठेगा। क्लियर? तो ये जब आउटवर्ड अपवर्ड उठेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया। ऊपर से ये जो डायफ्राम डोम शेप था ये क्या हो गया? फ्लैट हो गया। तो नीचे की तरफ वॉल्यूम बढ़ गया। तो टोटल वॉल्यूम अगर थोरेसिस चैम्बर का बढ़ा तो थोरेसिस चैम्बर के वॉल्यूम बढ़ने की वजह से किसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा? लंग्स का। ठीक है, अब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, बाहर हमारा जो प्रेशर था लंग के बाहर एटमॉस्फेयर में, ध्यान से देखना, एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर था वो कितना था? 1 atm। कितना था?
1 एटीएम। लेकिन जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम तुमने बढ़ाया, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया, बोलो? लंग्स के अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। इस वजह से प्रेशर क्या हो गया, लेस देन व्हाट, 1 एटीएम। 1 एटीएम से कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब 1 एटीएम से ये ज्यादा, 1 एटीएम से कम, तो ज्यादा से कम की तरफ ये P1 मान लो, ये P2 मान लो। एयर कहाँ से कहाँ जाएगा, P1 टू P2, यानी एटमॉस्फेयर से एयर हमारे कहाँ चला गया, बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, रिवर्स चेंजेस कैसे होंगे। मान लो एयर चला गया लंग्स के अंदर, अब लंग्स से एयर बाहर फिर निकालना है। बाकी लंग्स के अंदर क्या होता है मैं अभी इसके अगले स्टेप में बताऊंगा। जब तुमने एयर भर लिया, वहां जो भी होना था लंग्स के अंदर वो हो गया, फिर एयर लंग्स से हमको बाहर निकालना था। कैसे निकालेंगे, जो आपने फ्लैट किया था डायाफ्राम, इसको फिर क्या कर दिए, डोम शेप करिए, नॉर्मल शेप में। फ्लैट डायाफ्राम को डोम शेप करिए, नॉर्मल शेप में। और उसके बाद जो इंटरकॉस्टल मसल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको रिलैक्स करिए नॉर्मल शेप में। कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको रिलैक्स करिए नॉर्मल शेप में। तो जैसे ही आपने इसको रिलैक्स किया, ये डाउनवर्ड और कहाँ चला गया, इनवर्ड गया, मतलब बाहर जो निकला था वो अंदर चला गया और ऊपर जो गया था वो नीचे चला गया। आपने ये फ्लैट किया था, इसको डोम शेप किया, इसने वॉल्यूम क्या कर दिया, घटा दिया। तो टोटल वॉल्यूम इस थोरेसिस चैम्बर का क्या हो गया, कम हो गया। इस वजह से लंग्स का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। और लंग्स का वॉल्यूम कम, एटमॉस्फेयर के प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है। लंग्स का वॉल्यूम जैसे ही कम हुआ, इसका प्रेशर जो हो गया वो मोर देन 1 एटीएम हो गया। इसका प्रेशर क्या हो गया, मोर देन 1 एटीएम। और जैसे ही आपने प्रेशर इसका मोर देन 1 एटीएम किया, यहाँ प्रेशर ज़्यादा, यहाँ प्रेशर कम, चेंज ऑफ एयर का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ होगा, अंदर से बाहर। तो ये हमारा पूरा ब्रीदिंग का साइकिल है। बात समझ में आई, बोलो? अच्छा, अब एक चीज़ देखना, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ कि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत बार पूछा गया। इन दोनों प्रोसेस में इंस्पायरेशन करो या फिर एक्सपायरेशन करो, एक जो है वो एक्टिव प्रोसेस है और एक जो है पैसिव प्रोसेस। ध्यान से समझना एक्टिव पैसिव क्या होता है, इंग्लिश वाला नहीं है, यहाँ सुनो। एक्टिव वो प्रोसेस होगा जहाँ पे उस प्रोसेस को करने में एनर्जी खर्च होगी, और पैसिव वो होगा जिसको अपने आप हो जाएगा। पैसिव क्या हो जाएगा, अपने आप, वहाँ कोई एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेशन समझ में आया, जहाँ पे भी एनर्जी की बात होगी वो एक्टिव प्रोसेस होगा, और जहाँ पे एनर्जी की बात नहीं होगी वो क्या होगा, पैसिव प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेसेस में एक एक्टिव है, यानी कि एक में एनर्जी खर्च होती है, और एक पैसिव है, यानी कि एक में एनर्जी खर्च नहीं होती है। कौन सी होगी जिसमें एनर्जी खर्च होगी, किसमें, इंस्पायरेशन में। कितने लोग कह रहे हैं एक्सपायरेशन में होगी, और कितने लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ ऐसे ही बैठे हुए हैं, मुझे कुछ नहीं पता। चलो ध्यान से समझना, आप मेरे वर्ड्स को अगर ध्यान से सुनोगे तो सारी बातें समझ में आएगी। मैंने ये कहा कि जब आप इंस्पायरेशन करने जाते हो तो आपका जो नॉर्मल शेप में, जो डोम शेप में आपका डायफ्राम था उसको फ्लैट करते हो, यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है। आपने इंटरकॉस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ भी क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो दोनों जगह आप डिसकन्फिग्रेशन कर रहे हो, यानी कि आप दोनों जगह पे खुद चाह रहे हो कि वो चेंजेज हो, और आप चेंज करोगे तो वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च होगी। तो यहाँ पे आपने वर्क करके एनर्जी खर्च की, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने में एनर्जी खर्च की, यानी कि इंस्पिरेशन क्या हो रहा है, एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है। ये क्या है, एनर्जी टेकिंग प्रोसेस। और एक्सपायरेशन में जो आपने बिगाड़ा था उसको आपने क्या कर दिया, सुधार दिया, यानी कि जो फ्लैट किया था उसको नॉर्मल कर दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलैक्स कर दिया। वो आप अब छोड़ दोगे तो वो अपने आप भी हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से समझना, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे। कभी सांस लेने की कोशिश करो, जब सांस लेने की कोशिश करोगे तो देखोगे तुमको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। और जब सांस लेने की उसको होल्ड करोगे तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा उसको होल्ड करने के लिए भी। लेकिन जब उसको बाहर करना हो तो आप बस रिलैक्स हो जाओ, अपने आप वो बाहर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब आप इंटेक करते हो ना तो वहाँ फोर्स की बात करते हो, और जहाँ फोर्स की बात करते हो वहाँ पे क्या है, एनर्जी है। पढ़ा है ना, F.D पढ़ा है। तो वहाँ पे क्या है कि जहाँ फोर्स की बात करते हो वहाँ एनर्जी है। तो यानी कि आप जब सांस ले रहे होते हो उस टाइम पे वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे एनर्जी खर्च कर रहे होते हो। तो इंस्पिरेशन क्या है, एनर्जी टेकिंग प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस, और एक्सपायरेशन क्या है, एनर्जी नॉन एनर्जी प्रोसेस है, यानी कि वो क्या है, पैसिव प्रोसेस है। क्लियर? तो ये दोनों बातें इसमें अगर आप शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये इंस्पिरेशन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस, या अच्छा एक्टिव प्रोसेस का मतलब तो याद रहेगा ना, अगर मैं कभी कहूँ, क्योंकि अभी जैसे जैसे लाइव प्रोसेस आप पढ़ोगे मैं एक्टिव पैसिव वर्ड बहुत बार यूज करूंगा। तो एक्टिव का मतलब जहाँ पे एनर्जी खर्च हो, पैसिव का मतलब जहाँ पे एनर्जी खर्च ना हो, ठीक है ना। डिफ्यूजन क्या है भाई,
एक्टिव या पैसिव? डिफ्यूजन क्या है, एक्टिव या पैसिव? पैसिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे मान लो कुछ चीज़ जला देते हो, तो आपको उस वहाँ पे जो स्मोक निकल रहा है उस स्मोक इस पूरे कमरे में फैलने के लिए काम नहीं करना पड़ता है, वो इजीली क्या हो जाता है, अपने आप फैल जाता है। यहाँ वाटर का कंटेनर ला के रख दो और उसको यहाँ पे पानी गिरा दो, वाटर अपने आप क्या करेगा, मूव करके चला जाएगा और वहीं तक जाएगा जहाँ पे बिना एनर्जी खर्च किए वो जा सकता है। अगर बीच में कोई हाइट आ जाए तो उस हाइट पे नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइट पे चढ़ने के लिए उसको क्या खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी, और वो एनर्जी खर्च करने के लिए वहाँ पे नहीं है, उसको पैसिव वर्क करना है। इसलिए डिफ्यूजन भी क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी का खर्च नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ब्रीदिंग पूरा समझ में आ गया होगा कैसे होता है, कैसे, क्योंकि देखो क्वेश्चन तुमसे वो पूछेंगे ब्रीदिंग और सीधे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज ब्रीदिंग, और उसके बाद तुमसे आप पूछ सकते हैं कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस बताने में तो बहुत सारे डिफरेंस आपके दिख रहे हैं, डिफरेंस कहाँ तक बता सकते हो? देखो लिखने के लिए हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ जाए कि सर मैं लिखूं तो लिखूं क्या, मुझे तो दो ही डिफरेंस नजर में आ रहा है। एक आपने अभी जो बताया एक्टिव पैसिव, और एक आपने पहले जो बताया कि सांस लेते हैं एक में सांस निकालते हैं, मतलब एयर एक में भरते हैं और एक में एयर निकालते हैं। डिफरेंसेस बहुत सारे, कैसे कैसे डिफरेंसेस लिख सकते हो? इंस्पायरेशन में आप लिख सकते हो कि डायाफ्राम फ्लैट होता है, एक्सपायरेशन में लिख सकते हो डायाफ्राम किस शेप में होता है, डोम शेप में। इंस्पायरेशन में लिख सकते हो कि इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें क्या लिख सकते हो, इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होता है। यहाँ क्या लिख सकते हो कि यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाता है, यहाँ वॉल्यूम घट जाता है। यहाँ क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे लंग्स में एयर भरता है, यहाँ पे लंग्स में एयर क्या होता है, रिलीव, बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ गई? और उसके बाद लास्ट में लिख सकते हो एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस। बहुत सारे डिफरेंसेस है, लिखने के तरीके अलग अलग होंगे। जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा क्लास में, जब स्कूल चलेगा तो उस टाइम पे आपको सब कुछ बताया जाएगा कैसे कैसे आंसर लिखना होता है एग्जाम में। तो ब्रीदिंग समझ में आ गई? क्वेश्चन इस पे अगर दिया जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा, बोलो। अच्छा, अब एक चीज और समझो, अभी रेस्पिरेशन का एक और क्लासिफिकेशन होना बाकी है। वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैं ब्रीदिंग का डेफिनेशन तुम्हें दे रहा हूं, ये डेफिनेशन हो सकता है कि आगे जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे तुमको थोड़ा सा गलत लग सकता है, ठीक है। लेकिन बेटा देखो, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेस हैं जिनके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। आप अगर देखने बैठ जाओ और सोचो कि एक लाइन में इन सबको बाइंड अप कर लें तो बाइंड अप नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? अगर मैं सिंपली रेस्पिरेशन का डेफिनेशन ये कह देता कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, अगर ये एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें ब्रीदिंग छूट जाता है। उसमें क्या छूट जाता है? ब्रीदिंग छूट जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैस छूट जाता। और अगर मैं कहता हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो वहाँ आपका ऑक्सीडेशन छूट जाता है। एक में वहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, एक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व ही नहीं होता है। तो वो एक पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए वो सही है डेफिनेशन। बाकी यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन में पढ़ा रहा हूँ उसमें ज़्यादा ध्यान देना कि यहाँ पे कैसे कैसी चीज़ें हो रही हैं। देखो, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सिंपली देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता। अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन है या नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से इस बात का कोई मतलब नहीं है। ध्यान से समझो, यहाँ पे ऑक्सीजन है या नहीं है, इसमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बिना ऑक्सीजन के ही ऑक्सीडेशन करेगा। मैं स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे होगा वो। एरोबिक में ऑक्सीजन है तो रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। इतने को होल्ड करके रखो। बाकी अभी एक चीज तुम्हें बताता हूं तो वो ज्यादा समझ में आएगा। रेस्पिरेशन को हम लोग आगे पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। एक जो प्रोसेस होता है वो होता है ग्लाइकोलिसिस। एक प्रोसेस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हम क्या करते हैं कि हम C6H12O6 बेसिकली इसी के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही
ऑक्सीडेशन नहीं होता, फैट का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है। स्टार्टिंग में बताया था ना, पहले ही दिन बताया था। तो मैं, चूंकि ये हम लोग के लिए कन्वेंशनल है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं और इसके बारे में बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, इस वजह से मैं इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लेके तुम्हें बता रहा हूँ। C6H12O6 है एक, इसको क्या कहते हैं बेटा, नाम बताओ इसका, ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड है, इस ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। देखो दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक चीज समझना, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका रेस्पिरेशन, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हमेशा स्टार्ट कहां से होता है, ग्लाइकोलिसिस से। कहां से स्टार्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस। बात समझ में आ गई। अगर कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्रोटीन एंड फैट का रेस्पिरेशन का अलग स्टेप होता है, उसकी बात 11th क्लास में जाओगे तो थोड़ी बहुत बताई जाएगी। लेकिन अगर ग्लूकोज से अगर उसको रेस्पिरेशन करना है, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, तो हमेशा स्टेप स्टार्ट कहां से होगा, ग्लाइकोलिसिस से। कहां से स्टार्ट होगा, ग्लाइकोलिसिस से। देखो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस में एक 6 कार्बन के कंपाउंड को हम ब्रेक करके 3 कार्बन के कंपाउंड में बदल देते हैं। क्या करते हैं, एक 6 कार्बन के कंपाउंड को तोड़ के हम 2 मॉलिक्यूल या 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को तोड़ के हम 2 ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें हर एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन हो, 3 कार्बन। कितना कार्बन, 3 कार्बन। तो यहाँ 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल था, कौन सा, ग्लूकोज। इसको हमने 2 पायरुविक एसिड में तोड़ा, जिसका जो कितना कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड। कितने कार्बन का, 3 कंपाउंड। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर इंटरनली 10 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स। तो इस पे भी बेस्ड कभी कभी तुम क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ हाउ मच स्टेप, 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। कितने स्टेप का होता है, 10 स्टेप का। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस हुआ, इस ग्लाइकोलिसिस में रिजल्ट समझना, इस ग्लाइकोलिसिस का रिजल्ट समझो। तुमने 6 कार्बन के कंपाउंड को ब्रेक करके कितने कार्बन में बदल दिया, 3 कार्बन। कितने कार्बन में बदल दिया, 3 कार्बन में। और रेस्पिरेशन क्या है, एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस। क्या बताया था कैटाबोलिक प्रोसेस में, बड़े से कार्बन कंपाउंड को हम छोटे छोटे कार्बन कंपाउंड में तोड़ दें, या बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दें। दैट मेटाबॉलिक प्रोसेस विल बी व्हाट, कैटाबोलिक प्रोसेस। आई बात समझ में, याद है ना, मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे 2 टाइप बताया था, एक एनाबॉलिक प्रोसेस और एक कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक वो होगा जहाँ बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटा बनाएंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन, ठीक है। और एनाबॉलिक वो होगा जहाँ छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और व्हाट, H2O मिला के क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था। किसमें, फोटोसिंथेसिस में। नहीं याद है, नोट्स थोड़ा पुराने उठा के पढ़ा करो। चलो देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक 6 कार्बन के कंपाउंड का ब्रेक डाउन किया। कितने कार्बन के कंपाउंड में, 3 कार्बन के। और 6 को तोड़ेंगे तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा। इतना जो स्टेप है वो चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे रेस्पिरेशन एनारोबिक हो, दोनों में होगा। बात समझ में आई, यानी कि ग्लाइकोलिसिस इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये जो प्रोसेस है ये दोनों में होता है। बात समझ में आ गई, यानी कि जो डिफरेंस होने जा रहा है इसके बाद के स्टेप्स में होने जा रहा है कि अगर वहां पे कुछ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करके हुआ तो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, एरोबिक। और अगर ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करके नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा, एनारोबिक। अब एक चीज मुझे बताना, जनरल चीज, तुम्हारे IQ की बात होगी यहाँ पे। मैंने ये कहा कि ग्लाइकोलिसिस दोनों में होता है, एरोबिक हो या फिर एनारोबिक। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है इस पूरे ग्लाइकोलिसिस में, बोलो। मैंने तुम्हें ग्लाइकोलिसिस बताया नहीं है, 10 स्टेप है, 10 स्टेप तुम्हारा 11th क्लास में तुमको पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ के लिए इतना स्टेप बॉक्स सफिशिएंट है। एक लाइन मैं जो बोल रहा हूं उस लाइन से तुम आंसर इसका निकालने की कोशिश करो कि ग्लाइकोलिसिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में कहीं पे भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, होगा? गधों, मैंने ये कहा कि अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गया तो क्या ये स्टेप एनारोबिक में आएगा?
बोलो बोलो, नहीं आएगा। और मैंने क्या कहा, ये किसका पार्ट है, एनारोबिक का भी पार्ट है और एरोबिक का भी पार्ट है। यानी कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होना होगा तो इसके बाद वाले स्टेप में होगा, इसके पहले वाले स्टेप में नहीं हो सकता। तो दूसरी बात ग्लाइकोलिसिस के बारे में, पहली बात तो ये कि ये 6 कार्बन के कंपाउंड को 3 कार्बन के कंपाउंड में तोड़ता है। दूसरी बात ये कि ये दोनों का पार्ट है। तीसरी बात ये कि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। चौथी बात ये कि इसमें 10 स्टेप के रिएक्शन होते हैं। कितने स्टेप के रिएक्शन होते हैं, 10 स्टेप के। अब सुनो ध्यान से, अभी इसके बाद 3 रास्ते बचते हैं हमारे पास। एकदम तुम्हारा चैप्टर अब एकदम खत्म होने की तरफ है, ये लगभग खत्म होने की तरफ है। इसके बाद प्लांट में 2-4 बातें बताऊंगा और उसके बाद टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। 3 रास्ते इसके पास हैं यहाँ पे। इन 3 रास्तों में 3 चीजें जनरली होती हैं। मैं इस तीनों को अलग अलग करके बता रहा हूं। जनरली इनमें से 2 एक टाइप के हो जाएंगे और एक अलग हो जाएगा। यहां पे अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा, यानी कि जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये ग्लाइकोलिसिस हुआ, वहां पे अगर पायरुविक एसिड को हमने ऑक्सीजन दे दिया, क्या दे दिया, ऑक्सीजन, तो ये जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 1 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, जिसको हम कहते हैं CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, बोलो। अगर यहां तक का स्टेप होने के बाद अगर यहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध है तो इसके बाद रिएक्शन क्या फॉलो करेगा, ये वाला प्रोसेस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा विथ एनर्जी। क्लियर। अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व, अगर ऑक्सीजन उसके पास नहीं है तो उसके पास कितने रास्ते, 2 रास्ते। कौन कौन से, एक वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेगा। सुनो ध्यान से, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस वाले स्टेप में क्या होगा, अगर वो रिएक्शन मसल्स के अंदर हुआ, कहाँ पे हुआ, मसल्स के अंदर, बहुत ज़्यादा दौड़ते हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो तो मसल्स में स्टिफनेस आती है। अगर यहाँ पे ये पायरुविक एसिड बना है और वहाँ पे ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा है, तो ये 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बदल जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। किसमें बदल जाएगा, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का। अब एक चीज बताओ, 3 कार्बन टू 3 कार्बन, क्या CO2 रिलीज होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्बन का रिडक्शन नहीं हो रहा। जितना यहाँ कार्बन का कंपाउंड था उतना ही कार्बन का यहाँ भी कंपाउंड बन गया, यानी यहाँ पे किसी भी तरह का कार्बन फ्री नहीं हो रहा है, तो CO2 फॉर्मेशन का कोई यहाँ पे चांस नहीं है। बात समझ में आ गई। लैक्टिक एसिड बनता है, और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और ये कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज के अंदर या ईस्ट के अंदर हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, ईस्ट के अंदर। जनरली ईस्ट का ही केस लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड पूछा जाता है। अगर ईस्ट के अंदर हो रहा है तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक एल्कोहल बनेगा जिसको हम कहते हैं इथेनॉल। क्या कहते हैं, इथेनॉल। और इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन का। तो क्या यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, हाँ, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके साथ क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज। ठीक है, इसके साथ भी क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि भाई ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। तो तीनों स्टेप समझ में आए कि अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो ग्लाइकोलिसिस तो होना ही होना है, चाहे ऑक्सीजन रहे चाहे ना रहे। ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुविक एसिड बन गया। अब इस पायरुविक एसिड को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं। अगर हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल में हो रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये वाला पाथवे फॉलो करेगा, और वहाँ पे पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ईस्ट में हो रहा है तो उस ईस्ट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तो वो पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एथेनॉल में, प्लस CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी एनर्जी। देखो CO2 क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि 3 कार्बन से 2 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। 3 कार्बन से 2 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, तो 1 कार्बन फ्री हो रहा है, जो कि किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, CO2 में। यहाँ पे क्या है कि अगर वो हमारे बॉडी के मसल्स के अंदर हो रहा है, तो मसल्स के अंदर होने के टाइम पे क्या होता है कि वो क्या बनाता है, 3 कार्बन से 3 कार्बन का कंपाउंड बनाता है, जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। और इस आइसोमेरिक फॉर्म में, यानी कि इसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिस एनर्जी को हम मतलब यूज करते हैं अपने बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में। क्लियर, ये पूरा स्टेप समझ में आया। आप चलो सुनो, यहाँ पे
ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एक वर्ड का नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं एटीपी। क्या कहते हैं? हाँ, एक बात और यहाँ पे रह गया था जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बात ये रह गया था कि हमेशा ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ये जो प्रोसेस है, ये हमेशा कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। क्लियर? कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पायरुविक एसिड में बदलने के बाद का प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस एरोबिक है तो ये वाला जो प्रोसेस होगा वो कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोडक्शन हाउस कहते हैं। तो ये वाला प्रोसेस कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है। एटीपी का नाम सुना है? एटीपी का नाम सुना है? बोलो, एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी। ये बहुत कॉमन लैंग्वेज है। एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं इसको? हाँ, ये वर्ड सही, सुनो ध्यान से। मैंने ये कहा कि यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है? यहाँ एनर्जी और यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हुई। एनर्जी प्रोड्यूस हुई कितनी हुई अभी बताता हूँ। एटीपी को बताने के बाद ही बताऊंगा ना, पहले एटीपी तो समझ लो क्या होता है एटीपी, फिर बताऊंगा। और मुझे पता है कि मुझे कितना बढ़ाना है। बात समझ में आ रही है? जब टॉपिक खत्म हो जाया करे, ठीक है, तो उसके बाद तुमको अगर लगता है कोई चीज़ रह गया है तो पूछा करो, क्योंकि तुमको एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और उस चैप्टर मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई टॉपिक तुम्हारा छूटा होगा, ठीक है ना? तो मुझे पता है कब क्या बताना है। अभी जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान में रखो। सुनो ध्यान से। एनर्जी रिलीज हुई किसी भी प्रोसेस के थ्रू, चाहे वो एरोबिक के थ्रू हुआ हो, चाहे वो एनारोबिक के थ्रू हुआ। एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई, उस एनर्जी में जितनी एनर्जी उसको इंस्टेंट जरूरत है, तुरंत की जरूरत है, वो एनर्जी क्या करेगा? वो तुरंत यूज कर लेगा। मतलब उसकी बॉडी को अगर मान लो कोई काम कर रहा है और उस टाइम पे रेस्पिरेशन हो रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी को यूज कर लेगा, लेकिन पूरी एनर्जी यूज नहीं कर पाएगा। वो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा? स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एनर्जी सिर्फ काम करने के टाइम पे प्रोड्यूस करेंगे। पता चले कि काम करने के टाइम पे एनर्जी प्रोड्यूस करने गए और जब तक एनर्जी प्रोड्यूस करने में लगे हैं तब तक सारा काम निकल चुका है, ठीक है? तो हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी वो लोग क्या करते हैं? स्टोर करके। क्योंकि अगर एनर्जी स्टोर नहीं रहती तो अभी मान लो चलते चलते जा रहे हो, बारिश आ गया, तो तुम रिस्पॉन्स कैसे करोगे? रिफ्लेक्स एक्शन, याद है ना? तो रिफ्लेक्स एक्शन मैंने क्या बताया था? रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ना? तो एनर्जी हमको क्या करना पड़ता है? बॉडी के अंदर स्टोर करना पड़ता है। कैसे एनर्जी स्टोर करते हैं? कुछ एनर्जी तो यूज कर लिया, जो एनर्जी बच गया उसको स्टोर कैसे करेंगे? हमेशा कभी भी अगर एनर्जी, केमिकल एनर्जी अगर है, या मतलब बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर करना है, तो सबसे इजीएस्ट वे होता है एनर्जी स्टोर करने का बॉन्ड बनाना। क्या होता है? बॉन्ड बनाना। जो आप इन्वर्टर के अंदर एनर्जी स्टोर करते हो ना, बैटरी के अंदर जो बैटरी होती है उसके अंदर एनर्जी स्टोर करते हो, वो एनर्जी भी बॉन्ड के फॉर्म में ही स्टोर होती है। इसके फॉर्म में स्टोर होती है, बॉन्ड के फॉर्म में। अब वो 12th क्लास में जाओगे तो तुमको, या फिर तुम्हारे फिजिक्स वाले सर आएंगे तो उनसे पूछना कि सर बैटरी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है? उसमें H2SO4 होता है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो थोड़ा उनसे पूछ लेना और डिटेल में बता देंगे। कभी भी एनर्जी अगर स्टोर करना होता है तो बॉन्ड के फॉर्म में हम इजीली कर सकते हैं। अगर हमने बॉन्ड बना दिया तो उसके अंदर हमने क्या कर दिया? एनर्जी दे दिया। और जब भी हमको एनर्जी चाहिए होगा तो उस बॉन्ड को हम क्या कर देंगे? तोड़ देंगे, हमको एनर्जी मिल जाएगी। सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है? ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी जैसे ही प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे हम एक चीज देते हैं जिसको कहते हैं एडीपी। क्या कहते हैं बेटा? एडीपी। और एक और चीज देते हैं जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ध्यान से सुनना, दोनों का फुल फॉर्म तब इजीली समझ में आएगा। एडीपी का मतलब होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। सुनो ध्यान से, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एडेनोसिन, नाइट्रोजन बेस, एटीजीसी जब चलो पढ़ोगे आगे चल के, तो एक एडेनोसिन होता है जिसके ऊपर 2 फॉस्फेट जुड़े होते हैं। ध्यान से समझो, बस इतना समझो कि ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसमें एक एडेनोसिन पे 2 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, ठीक है? हमने क्या किया कि एक एडीपी को हमने एक और फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिया और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दिया। इन दोनों के बीच में क्या कर दिया? बॉन्ड बना दिया। तो अब ये क्या था? डाइफॉस्फेट था, एक और फॉस्फेट जुड़ गया, क्या हो जाएगा? ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा? ट्राइफॉस्फेट। अरे बोलो, ट्राइफॉस्फेट हुआ,
क्लियर है ना। तो हमने क्या किया कि एडीपी को एक और फॉस्फेट दिया और उस फॉस्फेट को जब हमने एडीपी के साथ जोड़ा तो एक बॉन्ड बनाया, बोलो बॉन्ड बनाया, और इसी बॉन्ड में क्या होगा, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ के क्या बना दिया, एक एटीपी बना दिया। अब सुनो एक चीज में बताना, ऐसा तो नहीं है कि ये बॉन्ड जब जब बनेगा एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके बनेगा, ठीक है। तो हम उस पर्टिकुलर एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कि भाई एक एटीपी में जितना एनर्जी स्टोर हुआ उतना, 2 एटीपी में हुआ उतना, 3 एटीपी में हुआ उतना। मान लो अगर एक एटीपी में 4 जूल अगर हो रहा है, एक एटीपी में कितना हो रहा है, 4 जूल, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर 4 एटीपी है तो कितना जूल हो गया, 16 जूल। बात समझ में आ गई। तो हम पर्टिकुलर एनर्जी को किसके फॉर्म में काउंट कर सकते हैं, एटीपी के फॉर्म में, इसलिए एटीपी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं। अब सुनो ध्यान दो, यहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उस एनर्जी को हमने बॉन्ड के फॉर्म में एटीपी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब जब भी हमको एनर्जी की जरूरत होगी इस एटीपी को लाएंगे, इस एटीपी को एडीपी और फॉस्फेट के फॉर्म में तोड़ेंगे, बॉन्ड टूट जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, उसको यूज कर लेंगे। क्लियर। सुनो ध्यान से, इस वाले प्रोसेस में जो एटीपी प्रोड्यूस होता है वो होता है 2 एटीपी। कितना होता है, कितना होता है, 2 एटीपी। इस वाले प्रोसेस में एटीपी प्रोड्यूस होता है, कितना होता है, 2 एटीपी। कितना होता है, 2 एटीपी। क्लियर। 2 एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, और इस वाले फॉर्म में जो प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, बोलो 38, या किसी किसी किताब में 36 लिखा हो सकता है, ठीक है। किसी किसी किताब में 38 एटीपी या किसी किसी किताब में 36 एटीपी लिखा हो सकता है। ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। एटीपी काउंटिंग जो होगी तुम्हारा वो कहाँ पे होगी, 11th क्लास में जब पूरा पढ़ोगे प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन, तो वहाँ पे होगी। क्लियर है, बोलो। पूरा प्रोसेस समझ में आया, रेस्पिरेशन समझ में आ गया पूरा कैसे हो रहा है। अब सुनो ध्यान से एक चीज और, क्वेश्चन कैसे कैसे इस पे बनते हैं इस वाले प्रोसेस पे। इस वाले प्रोसेस में क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे कि एनर्जी एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। पहली बात तो क्या पूछेंगे, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। दूसरी बात पूछेंगे एटीपी के अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है किस फॉर्म में होती है, तो किस फॉर्म में होती है, बॉन्ड एनर्जी। किस फॉर्म में होती है, बॉन्ड एनर्जी। अगर एटीपी को हम ब्रेक करें, यानी एटीपी से अगर हमको एनर्जी रिलीज करानी हो, तो हमको वो जो जब हम उसको ब्रेक करेंगे एटीपी को, तो प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। हमेशा ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो ये रेस्पिरेशन के जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, इसमें जो आगे पायरुविक एसिड से अगर हमको इसको कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ना है, तो ये वाला स्टेप कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये दोनों स्टेप कहाँ पे होंगे, उस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में, यानी कि साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये वहाँ पे कुछ ज़्यादा कन्वर्जन नहीं हो रहा। अब सुनो ध्यान से एक चीज़ और, ये तो हुआ ह्यूमन या फिर एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन, ठीक है, ह्यूमन या फिर एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन। एक चीज मुझे बताओ, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होता है, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होता है। ह्यूमन ने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इनटेक किया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। और कोई ऐसा हो जो कहता है कि मैं पूरे क्लास से एग्री नहीं करता हूं, मैं सबसे अलग है कोई? तो मतलब पूरा क्लास यही कहना चाहता है कि प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। अच्छा, सनलाइट भी आती है, तो मतलब फोटोसिंथेसिस इज द सेम एज द रेस्पिरेशन। हाँ, आई एम आस्किंग अबाउट रेस्पिरेशन, आई एम आस्किंग अबाउट रेस्पिरेशन। इन एक्चुअल में रेस्पिरेशन में क्या होता है, क्योंकि देखो ये मिसकॉन्सेप्शन बच्चों के अंदर स्टार्टिंग से रहता है कि प्लांट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। एक किताब आती थी पहले, हम लोग जब पढ़ते थे तो उस टाइम पे एक किताब आती थी, और उस किताब में जैसे 2-2 4-4 पेज की किताब लोग बना के ऐसे स्कूल में घूम के बेचते थे। उसमें बताते थे कि मुर्दा जो होता है वो पानी में तैरने क्यों लगता है, केले का जो स्टेम, केले का जो पौधा होता है उसको पानी में डालो तो तैरता है, लेकिन एक कंकड़ डालो तो डूब जाता है। वो बताते थे कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए,
है ना, या फिर ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो ये जो हम लोग सारे जो क्वेश्चन जो थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग को लगता है बहुत फैसिनेटिंग लगते थे कि अरे यार ये क्या बात हो गई, ऐसे इतना सारा ज्ञान हमको मिल रहा है। उसमें से ये जो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में बताया कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, उसका बहुत बड़ा लॉजिक है। देखो दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो हमेशा रेस्पिरेशन के पर्पज से ऑक्सीजन ही लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करेगा। बात समझ में आ गई। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है वो हमेशा रेस्पिरेशन के लिए क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, रिलीज करेगा। जो दिन में तुम देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, वो किसके लिए ले रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर द बोथ पोल अपार्ट थिंग्स। दोनों क्या हैं, अलग अलग चीजें हैं। रेस्पिरेशन एक अपना अलग स्टेप है और फोटोसिंथेसिस एक अपना अलग स्टेप है। क्लियर। क्वेश्चन ये कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, इसलिए नहीं सोना चाहिए कि रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, यानी रात में कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, यानी कि रात में सिर्फ क्या रिलीज करता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इसलिए कहा जाता है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। दिन में फोटोसिंथेसिस करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करेगा वो फिर से क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि फोटोसिंथेसिस हो पाए, तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये कंफ्यूजन में ना आ रहा है ना, वहां भी यही सारे स्टेप्स होते हैं, वहां भी क्या होते हैं, यही सारे स्टेप्स होते हैं। वहां भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां भी साइटोप्लाज्म होता है, तो यही सारे स्टेप्स वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन वाले होते हैं। और वहां भी रेस्पिरेशन के लिए क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन के बाद क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ह्यूमन या एनिमल के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, बहुत सारी चीजें बता दी तुम्हें, लेकिन प्लांट के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा कोई चीज नहीं है। वाई, क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर सुन लो, सिर्फ आंसर सुन लो। अगर टिश्यू पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आएगा। टिश्यू में तुमको पढ़ाया गया होगा कि मोस्ट ऑफ द टिश्यू के जो पार्ट होते हैं वो डेड होते हैं प्लांट के, स्टार्टिंग में बताया था। तो डेड को रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं। और मोस्ट ऑफ द जो लिविंग पार्ट होते हैं प्लांट के, जो लिविंग टिश्यूज होते हैं, बॉडी सरफेस के पास ही होते हैं, बॉडी सरफेस के पास होते हैं। और बॉडी के अंदर उनके जो स्टेम है, उनका जो लीफ है, उसमें उसके जो बॉडी का पार्ट्स है, उस पार्ट के अंदर बहुत ढेर सारा स्टोमेटा, और मतलब बहुत ढेर सारा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो कि उनको क्या प्रोवाइड करता है, पोर प्रोवाइड करता है और डायरेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में रखता है। बात समझ में आ गई भाई। हमारे बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए कितना पोर है, दोनों नॉस्ट्रिल हमारे, बस इसी के थ्रू गैस जाएगा। तो बॉडी के अगर इस पार्ट को या बॉडी के इस पार्ट को, बॉडी के इस पार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। लेकिन सोचो कि अगर बॉडी के पूरे पार्ट में हर जगह नॉस्ट्रिल हो, बॉडी के हर पार्ट में, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, हर जगह, तो क्या कहीं पे उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि जिसको जितनी जरूरत है वो अपने अपने नॉस्ट्रिल से ले रहा है। तो स्टोमेटा क्या होता है, बॉडी के पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर पार्ट में स्टोमेटा होता है। वहां से वो क्या करते हैं, इजीली अपना गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वहां पे किसी तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। दो रीजन कौन कौन से, एक तो मोस्ट ऑफ द सेल जो डेड हैं वो कोर पे हैं, और जो लिविंग है वो कहाँ पे हैं, सरफेस पे हैं। उनमें बहुत सारे स्टोमेटा और बहुत सारे लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते थे, सुने हैं, याद नहीं है। लेंटिसेल्स को तुम कह सकते हो, देखो लेंटिसेल जो होता है वो स्टोमेटा होता है नॉन ग्रीन पार्ट का। क्या होता है, स्टोमेटा नॉन ग्रीन पार्ट का। यानी कि जैसे स्टेम हो गया, तो स्टार्टिंग में ही तो स्टेम ग्रीन रहता है ना, जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जब वो बड़ा होता है, जब थिक होने लगता है, तो उसमें ब्राउन ब्राउन कलर के कॉर्क एंड बार्क आ जाते हैं। तो उसमें जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। तो लेंटिसेल एंड स्टोमेटा के थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करता है, इसलिए उसके अंदर किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है, कोई दिक्कत? और कोई क्वेश्चन इस पर बेस तुम्हें पूछना हो तो पूछ सकते हो। बाकी इस टॉपिक को बहुत इजीली पढ़ लेना। और एक चीज़ समझो, क्वेश्चन तुमसे इस टॉपिक में फिगर पे कहाँ से पूछे जाएंगे? क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से, क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन से, जो पहले बनाया था, जिसमें एक एल्वियोलाई बनाया था, एक ब्लड वेसल बनाया था, एक हार्ट बनाया था और नीचे बॉडी टिश्यू बनाया था। ये दो फिगर बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि जब भी इससे क्वेश्चन आया है, 5 नंबर में क्वेश्चन आया है, और उस 5 नंबर में 2 नंबर किसका रहता है, फिगर का रहता है।
5 नंबर में 2 नंबर। तुम पूरा पेज लिख के चले आओ, 2 पेज पूरी कॉपी भर के चले आओ, और अगर फिगर नहीं बनाते हो तो नंबर तुमको 2 नंबर वो नहीं मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम में जो तुम्हारे नंबर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि इस आंसर का ये पार्ट है, इसमें ये नंबर तुमको मिलेगा। क्लियर है? तो पूरा ये जिसमें जितना लिखना है इसमें शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख लो, बाकी तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके पहले वाले चैप्टर पे और इस वाले चैप्टर पे, तो पूरा प्रिपेयर होके आना, ठीक है? पढ़ के आना अच्छे से। यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन तुमको सीट दे दिया जाएगा और उस सीट के अकॉर्डिंग तुमसे क्वेश्चन कराया जाएगा। क्लियर है? पूरा एक बार पढ़ के आना, देखते हैं कितना तुम्हें प्रिपेयर हुआ है।